Hello everyone. Today our next topic on complex is your zeros and singularities. So previously we have discussed Cauchy integral theorem, Cauchy integral formula, analytic function, harmonic functions, etc. There are some cases arise where we shall see that function does not exist at certain points or function tends to zero at certain points और function fails to be analytic at certain points. तो कुछ इस तरह के situations arise हुए हैं. उन situations में हम functions का जो जिस point में analytic नहीं है या जिस point के वजह से ज़ीरो हो रहा है उन points की क्या speciality है उसके बारे में discuss करेंगे. Okay, first of all we discuss what is zeros. A function f of z is analytic function. Suppose एक function है जो कि analytic function है. If z0 is a point such that f of z0 is equals to 0, then z0 is called the zero of f of z. मतलब suppose एक function दे रखा है f of z is equals to z minus 2 और आप इसको z इज इक्वल्स टू जब 2 पुट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा. मतलब एट z इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. मतलब z इज इक्वल्स टू 2 इज द ज़ीरो ऑफ द फंक्शन f ऑफ z. ओके, सो दिस इज ज़ीरो. ज़ीरो मतलब जिस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है उस पॉइंट को उस फंक्शन का ज़ीरो कहा जाता है. ये आप लोगों को पहले से भी पता है. ज़ीरो हम लोग रूट्स को बोलते हैं. जैसे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सपोज फाइंड आउट करते थे तो उस केस में हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सपोज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट मतलब हम लोग जिस पॉइंट में x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन ज़ीरो हो जाता है उसको रूट कहते थे. वही सेम है ज़ीरो. ज़ीरो मतलब रूट्स है. एक फंक्शन कहाँ पे वैनिश होता है उस पॉइंट को उस फंक्शन का रूट्स या तो ज़ीरोस कहा जाता है. ओके, अब हमारा सेकंड टॉपिक है सिंगुलैरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलैरिटी? इफ फंक्शन f of z is analytic everywhere except some point z0, then z0 is called singular point. मतलब अगर एक फंक्शन f of z हर जगह पे एनालिटिक है सिवाय कुछ पॉइंट्स में, तो जिन जिन पॉइंट्स में वो एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है उस फंक्शन का. सपोज ए पॉइंट, सपोज हमने ये पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है. सिंगुलर पॉइंट या तो उसको कहते हैं जिस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पॉइंट को. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी? फर्स्ट वन इज योर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. इफ ए फंक्शन f of z is analytic at every point in the neighborhood of a point z0 except z0, then it is called isolated singularity. मतलब कि अगर एक फंक्शन f of z सपोज दे रखा है इस तरह से z प्लस 1 बाई जेड क्यूब इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये फंक्शन का ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा. अगर तुम डिनोमिनेटर में z की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक. अगर z² प्लस 1 मतलब z की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, अगर z की वैल्यू प्लस आयोटा या तो माइनस आयोटा पुट कर दोगे तो भी ये फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक हो जाएगा. सो अगर एक फंक्शन एनालिटिक सारे पॉइंट्स में है इन अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0 एक्सेप्ट z0, मतलब सपोज ये एक क्लोज्ड कर्व C है, ठीक है, और फंक्शन इसके अंदर सारे पॉइंट्स में एनालिटिक है. सपोज एक पॉइंट ये रहा z इज इक्वल्स टू 1, सपोज z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एक पॉइंट ये रहा. इस पॉइंट में सपोज ये फंक्शन
एनालिटिक नहीं हुआ, मतलब फेल्स टू एग्जिस्ट हो गया, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट को, उस फंक्शन का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे इस केस में आपका जो रीजन आप सोचो, एक तो z इज इक्वल्स टू 0 मतलब ओरिजिन एक पॉइंट हो गया, फिर z इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा। इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी अगर फंक्शन का रीजन इस तरह से है तो फंक्शन सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर जगह पे एनालिटिक है। या फिर ऐसे भी बोल सकती हूँ, जैसे z इज इक्वल्स टू 0 को सेंटर लेके मैंने एक छोटा सा नेबरहुड सर्कल बनाया है, छोटा सा सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट इसी पॉइंट में, तो इस पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहा जाता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब है अकेला कर देना, वैसे ही आइसोलेटेड मतलब रीजियन के चारों ओर हर पॉइंट में सिमेट मतलब एनालिटिक है सिवाय किसी एक पॉइंट में, तो वो एक पॉइंट आइसोलेटेड हो रखा है, इन सबसे अलग है वो, इसलिए इसका नाम है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। Next is your removable singularity. If a function is not defined at z is equals to z0, but its limit exists at z is equals to z0, then the function has a removable singularity at z is equals to z0. मतलब सपोज ये एक फंक्शन है f of z is equals to sin z by z, ओके। तो अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट करती हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं z की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, तो ये जो फंक्शन f ऑफ z है ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और तुम्हें पता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी एनालिटिक क्या ही चेक करना। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल्स टू z0, जैसे कि यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z, आपको पता है साइन x बाई x की लिमिट 1 होती है, सिमिलरली लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z की लिमिट 1 होगी, तो z इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। ओके, so this is all about your singularities and zeros. There are some other singularities also. एक है आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी कहा जाता है, एक होता है पोल्स, तो इसके बारे में हम लेटर जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली डिस्कस करते जाएंगे। पोल्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेलर्स थ्योरम। ओके, सो इफ अ फंक्शन f of z is analytic at all points inside a circle C with its center at a point A and radius R, then at each point Z inside C, f of z is equals to f of A plus f dash A into z minus A plus f double dash A by 2 factorial into z minus A square plus so on fn A by n factorial is the Taylor's series of the function f of z along the point or about the point A। ओके, तो टेलर्स सीरीज क्या कहता है? टेलर्स थ्योरम, अगर एक फंक्शन f ऑफ z है जो कि एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्कल C, वो जो सर्कल होगा उसका सेंटर होगा A पॉइंट में, at its center at point A and radius होगा उसका R, then at each point Z inside C, उस सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स में हम फंक्शन को टेलर्स एक्सपांशन करके लिख सकते हैं, और जिसका टेलर्स एक्सपांशन ये है। ओके, सेंटर के ऊपर बेस्ड होता है जनरली
टेलर्स एक्सपांशन, टेलर सीरीज को हम एक्सपैंड करते हैं अबाउट द सेंटर। सेंटर ए है और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी फंक्शन विच इज एनालिटिक एट ए पॉइंट z0, कोई भी फंक्शन अगर z0 पॉइंट में एनालिटिक है तो मस्ट हैव अ टेलर सीरीज, इट मस्ट हैव, इसकी एक टेलर्स एक्सपांशन पॉसिबल है अबाउट z0। कोई भी फंक्शन लो आप, अगर वो एनालिटिक है z0 पॉइंट में तो उसी पॉइंट में उसका एक टेलर्स एक्सपांशन पॉसिबल है। और एक बात ये आप लोगों ने पहले भी डिस्कस हमने किया हुआ है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर f ऑफ z आप टेलर्स एक्सपांशन कर रहे हो अलोंग द सेंटर ए, अगर सेंटर ए को हम ओरिजिन ले लें, ओरिजिन will be considered as the center, then Taylor's series will be reduced to your Maclaurin's series। कुछ इस तरह से ये बन जाएगा f of z is equals to a की जगह पे बस 0 पुट कर लो। टेलर सीरीज में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f of 0 प्लस f डैश 0 इंटू z प्लस f डबल डैश 0 by 2 factorial into z square and so on। This series is called Maclaurin's series। Okay, now let us discuss some numericals on Taylor's expansion और Taylor series। एग्जाम में इसके किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। Sorry, find the Taylor's series expansion for the function f of z is equals to 1 by z minus 1 into z minus 3 about a point z is equals to 4, and also find the region of convergence। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ये समझते हैं। फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपांशन, हमें टेलर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है एक फंक्शन के लिए। हमेशा टेलर सीरीज किसी एक फंक्शन f ऑफ z के लिए फाइंड आउट करना होता है, किसी एक पॉइंट का अबाउट फाइंड आउट करना होता है। तो आपको हमेशा एक फंक्शन दिया गया होगा और एक किस पॉइंट के अलोंग हमें फाइंड आउट करना है ये दी गई होगी। ये दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, तभी जाकर आप टेलर्स एक्सपांशन कर सकते हो। फंक्शन आपको गिवन है 1 बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 और किस पॉइंट के अलोंग, z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट के अलोंग। तो हमेशा देखना है आपको सबसे पहले जो पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। उस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक होगा तब भी जाके टेलर्स एक्सपांशन पॉसिबल होता है, यह आपका टेलर्स थ्योरम कहता है। तो z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट, z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि आपका z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट और z इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट में फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में सिंगुलरिटी लाइज कर रहा है। तो z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट में हम टेलर्स एक्सपांशन कर सकते हैं। जस्टिफाइड है हमारा क्वेश्चन। ओके, फिर पूछा है ऑल्सो फाइंड द रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि किस रीजियन में फंक्शन कन्वर्ज करेगा, मतलब किस रीजियन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो रीजियन के सारे पॉइंट्स में फंक्शन कन्वर्ज करेगा। तो हमेशा रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये समझिए, टू फाइंड द रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस, जिस पॉइंट से आपको टेलर्स एक्सपांशन करने को कहा गया है उस पॉइंट को सेंटर लेना होता है, ये आपको पता है, और उस पॉइंट के चारों तरफ एक यूनिट सर्कल बना दो। मतलब जो पॉइंट तुम्हारा एक्सपांशन के लिए कहा गया है उस पॉइंट को हम सेंटर बना देंगे और एक यूनिट सर्कल क्रिएट करेंगे। तो मेरा यूनिट सर्कल कैसे निकलेगा, z है मेरा जो फंक्शन विथ सेंटर at 4 having a unit circle with unit circle, तो z माइनस 4 मॉडुलस लेस देन 1। इस सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स होंगे ना, इन सारे पॉइंट्स में ये फंक्शन एनालिटिक होगा और
इसका टेलर्स एक्सपांशन पॉसिबल है और दिस इज कॉल्ड योर रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अब हम रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालना है ये तो समझ गए। अब इसका जो हमारा वो निकालते हैं टेलर्स एक्सपांशन। तो टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा आपको, दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। ओके, जिसमें से हमें एफ ऑफ जेड गिवन है 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3। अब ए पॉइंट हमारा क्या है, किस पॉइंट के अलोंग हमें करना है, z इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट के अलोंग हमें एक्सपांशन करनी है, तो a इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमें यहाँ पे जब पुट करेंगे तो f ऑफ a निकालने की ज़रूरत है, हमें f डैश a निकालने की ज़रूरत है, f डबल डैश a निकालने की ज़रूरत है। तो पहले f ऑफ z जो गिवन है उसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 1 बाई जेड माइनस 3 माइनस 1 बाई जेड माइनस 1। ये हो गया मेरा f ऑफ z। ओके, अब z इज इक्वल्स टू अगर 4 पुट करूंगी तो मुझे f ऑफ 4 मिल जाएगा, मतलब f ऑफ a जो चाहिए था मुझे वो मिल जाएगा। तो f ऑफ 4 देखते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, फिर हमें और क्या चाहिए, f डैश a मतलब मुझे f डैश z निकालना होगा, फिर f डैश 4 निकालना होगा। तो f डैश z इज इक्वल्स टू 1/2, इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 मतलब 1 बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक माइनस यहाँ पे आया होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से f डैश 4 हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, -4/9 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम f डबल डैश जेड निकालेंगे, फिर f डबल डैश 4 निकालेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 26/7। ओके, सो एफ ऑफ जेड हम अब जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहला पॉइंट हमारा पहला टर्म क्या है हमारा एफ ऑफ ए, और हमने अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली है 1/3, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस ये होगा तुम्हारा एफ डैश ए की वैल्यू हमने निकाला माइनस ऑफ 4/9, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -4/9 इंटू z माइनस ए होता है तो z माइनस 4 हो गया। फिर थर्ड टर्म आ जाएगा f डबल डैश ए, तो f डबल डैश ए हमने अभी निकाला +26/27, तो ये रहा मेरा +26/27 इंटू z माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल भी नीचे होगी, तो ये हो जाएगी z माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली थर्ड टर्म भी आप लिख सकते हो। मैक्सिमम हम 3 या तो 4 टर्म्स एक एक्सपांशन में लिखेंगे, तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट अनदर न्यूमेरिकल। ये एक और न्यूमेरिकल है, ऐसे ही करना है आपको। एक्सपैंड 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजियन मॉड z लेस देन 1। यहाँ पे देखो आपको पॉइंट नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट में आप एक्सपैंड करोगे, लेकिन आपको ये जो रीजियन दिया गया है ये एक यूनिट सर्कल है। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, z एफ ऑफ जेड को डिवाइड कर देते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 बाई जेड माइनस 2 माइनस 1 बाई जेड माइनस 1। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट में एनालिटिक नहीं होगा, z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट में एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो हमारा जो रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस वो कहाँ पे लाई कर सकता है फिर। अब ये तुम्हारा रीजियन दे रखा है मॉड z लेस देन 1, मतलब एक सर्कल एक्सक्लूडिंग इट्स बाउंड्री को छोड़ के बाकी अंदर जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में ये फंक्शन एनालिटिक है क्या। z इज इक्वल्स टू 1 अगर होता तो वो बाउंड्री के ऊपर होता, उसमें एनालिटिक नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू नहीं दे रखा है, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन दे रखा है, तो
एनालिटिक है इसके अंदर हमारा। अगर ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, द डिस्क विदाउट द आउटसाइड बॉर्डर इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो फिर सेंटर क्या होगा हमारा? अगर z मॉडुलस लेस देन 1, तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 मॉडुलस लेस देन 1। इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस 0 मॉडुलस लेस देन 1। तो z माइनस 0 जब मैंने लिख दिया तो 0 हो गया मेरा सेंटर। यहाँ पे सेंटर क्या है? 0 ओरिजिन है। तो हम इस फंक्शन का जो टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे, किस पॉइंट के अबाउट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेंटर के अबाउट हम फाइंड आउट करते हैं, तो सेंटर मेरा आ गया 0, जिसके अलोंग मुझे टेलर्स एक्सपांशन करना है। तो अब वैसे ही जैसे आप प्रीवियसली करते थे, पहले एफ ऑफ जेड निकालोगे, फिर एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो ये हमने निकाल रखी है। अब एफ ऑफ ज़ीरो, जेड की जगह पे ज़ीरो पुट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो, ये पुट करनी है। फिर वैसे ही एफ डैश जेड निकालोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, 1/z-2 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/z-2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/z-1 का होल स्क्वायर। फिर एफ डैश जीरो निकालोगे, वो आपको देगा 3/4। सिमिलरली एफ डबल डैश जेड निकालोगे, वो आपको देगा 1/4। ये सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हम फंक्शन एफ ऑफ जेड को सीरीज एक्सपांशन में लिख सकते हैं। पहला टर्म होता है मेरा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मेरा कितना आया है? हाफ, ओके, प्लस z माइनस ए कितना है हमारा? 0, z माइनस 0 इंटू एफ डैश ए, एफ डैश 0 कितना आया मेरा? 3/4, प्लस थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? z माइनस 0 स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। और थर्ड टर्म एफ डबल डैश जेड मेरा कितना है? 1/4। तो इस तरह से ये सीरीज हम लिख सकते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट टेलर्स सीरीज। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का टेलर्स एक्सपांशन कर सकते हैं, अगर हमें किस पॉइंट के अबाउट एक्सपांशन करने के लिए दिया गया हो, तो हम आसानी से टेलर्स एक्सपांशन पॉसिबल है। आई होप तो आप लोगों को टेलर्स एक्सपांशन समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लॉरेंट्स एक्सपांशन। इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, and if you have any queries, then you can WhatsApp me. Take care, bye.